Schizophrenia is a very complex and very chronic and a very severe disorder, which affects how a person thinks, feels, and behaves. बिल्कुल। राइट अब जैसे आपने स्प्लिट की बात की कि पर्सनालिटी में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन जब हम स्किज़ोफ्रेनिक्स को देखते हैं तो खाली पर्सनालिटी में ही स्प्लिट नहीं है, बट वी सी के उन्होंने अपनी या उनकी ब्रेन ने एक रियलिटी बना ली है जिसको हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली आउट ऑफ टच फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली रियल। डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे जो किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डायग्नोस किया जाता है। आप इसके अंदर 2 तरह की सिम्टम्स पाई जाती हैं। कुछ सिम्टम जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स कहने से ये मुराद है कि ये ऐसी अलामात होती हैं कि जो नॉर्मली इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। ये एडिशनल कुछ अलामात होती हैं जो किसी स्किज़ोफ्रेनिक के अंदर देखने में आती हैं। इसी तरह कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। नेगेटिव सिम्टम से ये मुराद कि उस पेशेंट को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर जो है मसाइल का सामना रहता है। बेसिकली जितने भी वो सिम्टम्स हैं हम उनको देखना शुरू कर दें तो हमने उनको ही ठीक करना है। जो साइको थेरेपी हो रही है, जो सीबीटी हो रही है, वो डिल्यूशंस के लिए हो रही है, फिर सोशल विड्रॉन के लिए हो रही है, फिर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, फ्लैट मूड है, फ्लैट एक्सप्रेशन है, तो सोशल ट्रेनिंग हो रही है, रीट्रेनिंग हो रही है। तो जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उनको ही हमने ठीक करने की तरफ जाना है। पहले हम वो हेल्प लेते हैं विद द मेडिकेशन, एंटीसाइकोटिक्स। काफ़ी हद तक हम जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी स्मॉलर डोजेज में हम एंटी डिप्रेसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ लेफ्ट टू द ओपिनियन, टू द रिकमेंडेशन ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। हम आपकी खिदमत में रोज़ाना हाजिर होते हैं ऑन आवर डेली टाइम 7 PM to 8 PM। और जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर है, यू आस्क्ड फॉर इट, कि आप सवालात करते हैं और हम उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपकी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, लाइफ स्टाइल, कोई भी क्वेश्चन उसको हम एंटरटेन करते हैं। हमारा जो शो है ये लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेली बेसिस पे ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। और फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स टिल ट्यूसडे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं फ्रॉम विनिंग वेस्ट लाहौर स्टूडियोज़। इसी तरह ऑन वेडनेसडे हमारा जो शो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है फ्रॉम विनिंग वेज इस्लामाबाद स्टूडियोज़। इसी तरह ऑन थर्सडेज़ एंड फ्राइडेज़ विनिंग वेज कराची, क्लिफ्टन एंड नाजिमाबाद से हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ रिगार्डिंग ए मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर जिसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसका इतना ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन नॉलेज नहीं है, लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं है। नाम तो सब ने उसके बारे में सुना हुआ है और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो मेंटल डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया ये टर्म कॉइन की गई थी बाय अ साइकाइट्रिस्ट यूजीन इन 1900s, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह ये जो पेशेंट्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। स्किज़ो ग्रीक का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब स्प्लिट होना, टूट जाना, पर्सनैलिटी का टूट जाना। वैसे तो ये अब जो हमारी मॉडर्न नॉलेज है रिगार्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया उसमें फ़िट नहीं बैठती, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट द स्प्लिट पर्सनैलिटी दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया, इट इज़ मच मोर देन दैट। और ये डिसऑर्डर किस तरह होता है और इसमें क्या साइंस आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, फैमिलीज़ कैसे अफेक्ट होती हैं, पेशेंट को क्या अफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ किस तरह अफेक्ट हो रही है, उनकी फ़िज़िकल, उनकी मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह डिस्टर्ब हो रही है। ये सारी बातें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसकी मैनेजमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं रिगार्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया, पाकिस्तान में क्या हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हैं, कितने जो पेशेंट्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो प्रेजेंट होते हैं टू साइकाइट्रिक फैसिलिटीज़, कितने अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। तो ये सारी बातें आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। तो एक एक करके हम इसका आगाज़ करते हैं। मैं अपने पैनल के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद कादरी है, मैं आपका होस्ट आज के लिए। और मेरा ताल्लुक़ फिलिंग वेस्ट लाहौर से
एज ए DMS फॉर द पास्ट 3 ईयर्स से है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस मरियम सईद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो हमारे साथ विलिंग वेस्ट में काफ़ी देर से काम कर रही हैं और एक्सपर्ट हैं ऑन दीज साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स। इसी तरह जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिमिलर एक्सपीरियंस जसपाल साहब का ऑन ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ एडिक्शन एंड साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स अलाइक। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। आपसे भी मेरे एक अर्ज़ है, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई सोच आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें थ्रू आर कमेंट सेक्शन, जो आप फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, या हमारा जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पे हमें आप वॉइस मेल कर सकते हैं, वीडियो मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम उसे अपने शो का पार्ट बनाएं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको हल करने की तरफ जाएं। तो मिस मरियम, या व्हाट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया? What ये is? जो टर्म है स्किज़ोफ्रेनिया की, चलिए साइकाट्रिस्ट ने तो बता दी कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है, एक बीमारी है, मेंटल Yeah. डिसऑर्डर है। तो अगर किसी पर्सन को एक्सप्लेन करना है तो हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये बीमारी उनमें आ रही है? So, schizophrenia is a very complex and very chronic and a very severe disorder, which affects how a person thinks, feels, and behaves. बिल्कुल। राइट अब जैसे आपने स्प्लिट की बात की कि पर्सनालिटी में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन जब हम स्किज़ोफ्रेनिक्स को देखते हैं तो खाली पर्सनालिटी में ही स्प्लिट नहीं है, बट वी सी के उन्होंने अपनी या उनकी ब्रेन ने एक रियलिटी बना ली है जिसको हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली आउट ऑफ टच फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली रियल, और उनकी ब्रेन केमिस्ट्री ख़राब होने की वजह से उनकी अपनी एक रियलिटी बन जाती है, जो कि बाकी लोग समझ नहीं पाते, बिकॉज इट्स नॉट अलाइनिंग विद हाउ अ पर्सन शुड नॉर्मली बिहेव और थिंक और फील, राइट। सो आउट ऑफ टच विद रियलिटी हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। अब इसके अंदर वी सी अ वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जो कि कोई भी इंडिविजुअल प्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल। एंड आई रियली वांट टू मेंशन वन थिंग कि दिस इज़ ऑन अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया को पहले जो है एक उसमें कहा जाता था कि ये एपिसोडिक एक डिसऑर्डर है, लेकिन DSM-5 ने जो है अब इसको कहा है कि इट्स ऑन अ स्पेक्ट्रम, यानी हर इंसान जो भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा वो एक वाइड वैरायटी होगी, और उसमें वेरिएशन आएगी कि हो सकता है कि एक बंदा है जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स ज़्यादा हैं, या हो सकता है एक में नेगेटिव ज़्यादा हैं। सो इट्स ऑन अ स्पेक्ट्रम, और ये एपिसोडिक इन अ सेंस इज़ वेल कि ये सिम्टम्स कुछ बहुत एक्टिवली रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। सो इनकी सिम्टम्स की प्रेजेंटेशन में भी जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है उसकी सिवेरिटी लेवल में उतार और चढ़ाव नज़र आता है। लेकिन वही बात है कि जो स्प्लिट है वो रियलिटी से हमें नज़र आता है बिल्कुल। कि जो भी इंसान स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है वो अपने ही एक वर्ल्ड में, एक अपनी ही दुनिया में जो है वो रह रहा होता है, और वो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है विद अदर पीपल, विद देयर लव्ड वंस, और उसको सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसके उस वर्ल्ड के अंदर। सो ये स्प्लिट वाली बात बिल्कुल ठीक है, जहाँ से टर्म भी ड्राइव होती है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, बट इसकी वजह से बाकी लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बिकॉज दे सी अ वेरी विजिबल डिफरेंस के ओके ये कुछ साल पहले तो ऐसा नहीं था, ये बहुत आउट गोइंग था, बहुत सोशल था, बहुत इंटेलिजेंट, देन अगेन ये बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों की बिल्कुल। जो है डिजीज़ बीमारी है। है। सो या इसकी वजह से ना सिर्फ जो इंडिविजुअल है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं वो सफ़र करता है, बल्कि जो उसके लव्ड वंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट रीच आउट टू हिम लाइक दे यूज्ड टू, दे कैन नॉट टेल हिम और हर के यू नो यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, क्योंकि उसको नहीं लग रहा होता।
और यही जो एक डिफरेंस भी है बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, कि अगर किसी को एंजाइटी है वो बता सकता है कि मुझे एंजाइटी है और शायद इस वजह से है या डिप्रेशन है। विद स्किज़ोफ्रेनिया उसको ये लग रहा होता है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है और जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है, बिल्कुल। जो मेरी रियलिटी है वो ही ठीक है, बाकी रियलिटी जो है वो कुछ भी नहीं है। बबल जिसको कहते हैं कि या अपने बबल में रहना शुरू कर देते हैं, या जिस बबल के अंदर जो रियलिटी उनको नज़र आ रही है, जो माइंड उनका परसीव कर रहा है, हो सकता है कि वो रियलिटी से क्लोज या हो सकता है बिल्कुल ही रियलिटी पे या मबनी ना हो। तो ये सारी बातें वो अपनी तरफ समझता है कि दिस इज़ इट, या बाकी किसी को समझ नहीं आ रही, सिर्फ मुझे समझ एग्जैक्टली आ रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही रियलिटी है, बाकी या सब या तो समझ नहीं पा रहे, या तो झूठ बोल रहे हैं, या एग्जैक्टली मुझे डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ थॉट डिसऑर्डर, कि आपकी जो सोचें हैं यानी आपका जो माइंड है वो बेंड हो चुका हुआ है इन अ वेरी डिफरेंट रियलिटी, और आपकी थॉट्स में जो है वो ख़राबी, आपकी परसेप्शन में ख़राबी है। ठीक है, आप चीज़ों को जिस तरह से परसीव करना चाहिए परसीव नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी थॉट्स पे डेफिनेटली फिर इफ़ेक्टेड हैं, फिर द वे यू फील, द वे यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ जस्ट बैडली बिल्कुल। अफेक्टेड। तो इससे ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उनके साथ जो रहने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या वो भी उतना ही इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, बिकॉज़ ये डिसऑर्डर जो है ये सिर्फ अपनी तरफ नहीं रहता, बाकियों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। या तो ये तो एक बात हो गई रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक जी कि लेमन टर्म्स में सब ऑडियंस को समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो इसमें साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एक का तो हमने जिक्र कर लिया कि साइकोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो जसपाल साहब, इसके अलावा क्या साइंस, क्या सिम्टम्स, मतलब साइंस का मतलब होता है कि जो डॉक्टर देख रहा है, सिम्टम का है कि जो पेशेंट अपने बता रहा है, ख़ुद बता रहा है, तो वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया प्रेजेंट कर सकता है? जी, बिल्कुल। अभी जैसे मिस मरियम ने इस पे बात की कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है यानी कि इसका मतलब ही है स्प्लिट माइंड, यानी कि आपकी जो सोचें हैं उनका वो भी ओरिजिनेट होती हैं आपके ब्रेन से। आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो कॉग्निशन है, जो सोच विचार है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ये तीनों चीज़ें ही जो है इंसान की वो डिस्टॉर्टेड होती हैं, बुरे तरीके से मुतासर होती हैं। और इन्हीं की बेस के ऊपर डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे जो किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डायग्नोस किया जाता है। आप इसके अंदर दो तरह की सिम्टम्स पाई जाती हैं। कुछ सिम्टम जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स एंड कहने से ये मुराद है कि ये ऐसी अलामात होती हैं कि जो नॉर्मली इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। ये एडिशनल कुछ अलामात होती हैं जो किसी स्किज़ोफ्रेनिक के अंदर देखने में आती हैं। इसी तरह कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स से ये मुराद कि उस पेशेंट को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर जो है मसाइल का सामना रहता है। बिल्कुल। जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर हेलुसिनेशंस जो हैं वो होती हैं। हेलुसिनेशन से क्या मुराद है कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनसे कुछ ऐसा स्टिमुलस, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वो परसीव करते हैं जो कि इन रियलिटी नहीं पाई जा रही होती। यानी कि उनको कुछ ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं जो कि पास ही बैठे दूसरे लोगों को नहीं आएंगी। वो आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि कोई है जो मुझे कमांड दे रहा है कि ये काम करो। मैंने फ़लाँ काम जो किया वो किसी के कहने के ऊपर किया। तो उनको अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसी आवाज़ें वगैरह आ रही होती हैं और वो लोगों को इस चीज़ पे यकीन दिलवा रहे होते हैं कि आप मेरी बात मानें, मुझे फ़लाँ बंदा जो है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। इसी तरह से उनको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे करैक्टर्स नज़र आते हैं, वो कहेंगे कि फ़लाँ बंदा जो है वो मुझे नज़र आता है। इसी तरह सेल्फ लाफ आप उनके अंदर बहुत कॉमन देखेंगे कि वो अकेले में आइसोलेशन में बैठे हुए जो है खुद से ही बातें किए जा रहे हैं या हंस या रहे हैं। इसी तरह उनको इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्मेल वगैरह ऐसी महसूस होगी जो कि दरअसल नहीं होगी, जैसे कोई रबड़ वगैरह जलने की स्मेल हो सकती है। इसी तरह उनको अपने जिस्म के ऊपर कोई सेंसेशन हो सकती है कि कोई चीज़ उनके जिस्म के ऊपर रेंग रही है। तो यानी कि 5 जो सेंसेस हैं हमारी, उनसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन का महसूस होना जो कि इन रियलिटी नहीं पाई जाती, तो इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह नेक्स्ट सिम्टम आती है जिसे हम डेलूजन्स कहते हैं, यानी कि पेशेंट के कुछ फिक्स्ड फॉल्स बिलीव होते हैं। जैसे बिलीव ये कि कोई जो है कोई एजेंसी मेरे पीछे है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बाज़ दफ़ा अपने फैमिली मेम्बर के हवाले से इसे पैरानॉइड भी होना कहते हैं कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको उनके अंदर देखने में आती हैं। इसी तरह जैसे फिर कैमरास लगे हुए हैं, कोई मुझे
किसी ने मुझे मेरा फ़ोन हैक कर लिया है, वो कोई मुझे फाइनेंशियली या फिज़िकली हार्म एग्जैक्टली। करने की कोशिश कर रहा है। या बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि कोई मेरे ख़िलाफ़ है। हुँ, इवन दो अगर कोई लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये शायद मेरे बारे में ही बातें हो हुँ, रही हैं, या टीवी पे के ऊपर जो न्यूज़ वगैरह दिखाई जा रही है उसका ताल्लुक हुँ, मुझसे है। मेरे से बात कर रहा है। या एग्ज़ैक्टली, या अगर न्यूज़ कोई बिग पर्सन इंटरव्यू कर रहा है अपना, या तो उसमें समझना कि जो बात कर रहा है ये मेरे से बात कर रहा है। बिल्कुल। यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर भी देखना कि इसमें हुँ, कोई मेरे बारे में या कोई बहुत सारी मेरी जो सराउंडिंग है वो कुछ मुझे मेरे बारे में मैसेज दे रही है। बिल्कुल। तो या ये कहना कि मैं मुझ पे कुछ ख़ास चीज़ नाज़िल होती है, इस तरह हुँ, की अलामत भी आपको देखने में आती हैं। यानी कि ये वो स्टेट होती है जब पेशेंट का हकीकत से ताल्लुक़ कट जाता है। हुँ, इस तरह जब वो बातचीत कर रहे होंगे तो उनकी बातचीत के अंदर आपको मुताबिकत नज़र नहीं आएगी। यानी कि हुँ, कोहेरेंस जो है, एक बात का दूसरी बात से ताल्लुक़ आप देखेंगे कि वो ख़त्म है। बात करते-करते वो अचानक से नया टॉपिक जो है वो शुरू कर देंगे, या जब हुँ, वो आपसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ही मिनट के अंदर कॉन्टेक्स्ट कोई और होता है, बात कोई और हो रही होती है। हुँ, तो इस तरह से उनकी बातचीत के अंदर जो है मुताबिकत आपको नज़र नहीं आती। इसी तरह जो है जिस्मानी तौर पे भी अगर वो किसी एक स्टेट में बैठे हुए हैं तो वो हो सकता है कि वो घंटे उसी पोस्चर के अंदर रहें। हुँ, मतलब स्टिफनेस। स्टिफनेस बॉडी के अंदर देखने में बहुत नज़र आती है। हुँ, अगर खड़े हैं तो वो खड़े रहेंगे बहुत सा वक्त, अगर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। तो मूवमेंट के जो उनको इश्यूज़ आते हैं, अगर बाजू उन्होंने हवा में किया हुआ है तो वो काफ़ी टाइम तक बाजू हवा हुँ, में ही रहेगा उनका। तो ये सिम्टम जो है उनको आते हैं जिसमें हकीकत इसके से ऑपोजिट भी होता है, वांट टू हुँ, ऐड, जिसको हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, हुँ, कि आप जिस भी डायरेक्शन में पेशेंट को किया है जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है तो वो आराम से उसी वैक्स की तरह मोल्ड भी हो सकता है। हुँ, तो ये भी जो है, जैसे आप कैटाटोनिया की बात कर रहे हो हुँ। कि स्टिफनेस है, तो उसके कंप्लीट ऑपोजिट भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत फ्लेक्सिबल ही हो ज़्यादा गया। अनकंफर्टेबल सिचुएशन हाँ, में लेटे हुए हैं, हाँ, और जब उन्हें एग्ज़ैक्टली। कहा जाता है कि ये इस तरह क्या, जैसे तो हम दे से क्लिनिक्स, कि हाँ, कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ। एग्जैक्टली, या जैसे मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप्स की हैं, तो वहाँ पे आई वुड ऑफन ऑब्जर्व कि कोई वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है तो आपने बाजू उठाया तो वो हुँ, उसी तरह ही नीचे गिर गया है, या कैटेटोनिया है तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है कि इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम हुँ, मूव अराउंड तो वो हिल नहीं पा रहे होते, वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस अकड़ाव है। महसूस होता है। हुँ, हुँ। जी। इसी तरह अगर मौसम गर्मी का है तो वो जो है कंबल ओढ़े होंगे खुद के ऊपर, हुँ, तो इस तरह की सिम्पटम्स भी ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स थी जो कि जिन्हें हम पॉजिटिव सिम्पटम्स कहते हैं। इसके साथ-साथ कुछ नेगेटिव सिम्पटम्स भी होती हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स के अंदर कि वो किसी भी काम को इनिशिएट नहीं कर पाएँगे। हुँ। उनका दिल ही नहीं करेगा कोई काम करने को, कोई भी हुँ, एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करने को। इसी तरह से उनका जो प्लेयर है, मज़ा है उन एक्टिविटीज़ में जिनसे माज़ी में वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे, तो वो आपको करते नज़र नहीं आएँगे। हुँ, सोशली आइसोलेशन के अंदर जाएँगे, लोगों से मिलना-मिलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो करना छोड़ चुके होंगे। हाइजीन जो है एक्सप्रेशनलेस। वो उनकी बहुत ज़्यादा हुँ, पुअर आपको नज़र आती है कि वो अपनी साफ़-सफ़ाई का ध्यान नहीं रखेंगे। हो सकता है हफ़्तों तक, महीनों तक वो बिल्कुल नहाएँ ही ना। तो ये सिम्पटम्स आपको जो है वो नज़र आती हैं। तो जब आप उनसे बात भी करें तो वो बड़ा मुख्तसर सा जवाब देंगे। हाँ, हुँ, ना के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत जो है वो आपसे ठीक है, ओके, ओके, इस तरह क्या एग्ज़ैक्टली। कह रहे या। हैं। तो लंबी जो है बात जो है कम्प्रीहेंशन के अंदर उनको मसाइल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब हुँ, बाकायदा इस पे अगर ब्रेन स्कैन्स भी आप नेट पे जाके देखें तो आपको बड़े वाज़ह नज़र आते हैं कि ऐसे पेशेंट जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हुँ, होते हैं तो उनके ख़ास ब्रेन के एरियाज़ जो हैं वहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंप्रोमाइज़्ड होती है। उस तरह से ब्रेन की एक्टिवेशन नहीं होती वहाँ पे, जो डिफरेंट ब्रेन के डोपामाइन पार्ट्स हैं। लेवल्स या। रेज़्ड हो सकते हैं। एग्जैक्टली उनकी हुँ, न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनकी फ्लक्चुएशन बहुत वाज़िया तौर पे दिखी जा सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनके अंदर बुनियादी तौर पे जो केमिकल्स हैं उनका बहुत अहम रोल है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। हुँ, तो ये कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स थे, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स थे। इसी तरह कुछ कोग्निटिव सिम्टम्स भी होते हैं कि पेशेंट को मेमोरीज़ के इश्यूज़ होते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं आती अपनी हुँ, माज़ी की। उनको लेके बहुत ज़्यादा एंशियस वो आपको नज़र हुँ, आएँगे, या उनको कॉन्सन्ट्रेट करने में बहुत मसले आते हैं। हुँ, तो कोई भी चीज़ सीखने की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ वो सीख नहीं पाएँगे, फ़ोकस नहीं कर पाएँगे किसी चीज़ के ऊपर। तो इस तरह से उनकी लाइफ़ जो है वो डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जो है बढ़ रही होती है और वो कुछ कर नहीं पा रहे होते इस पे। इसके साथ इसी वजह से वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, या। वो काफ़ी ज़्यादा दैट इज़ अफेक्टेड ऑल्सो होती है। इम्पेयर्ड। तो पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो सकते हैं, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हमने सारे डिस्कस किए हैं, तो ये सारे प्रेजेंट हो सकते हैं इन अ पर्सन, इन अ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक,
ब्रेक से जाने से पहले मैं बताता चाहूँ कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर कमेंट सेक्शन ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जी, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जारी है स्किज़ोफ्रेनिया पे। अभी तक हमने डिस्कस किया कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, उसके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, क्या नेगेटिव सिम्टम्स हैं। इसमें बस वो कन्फ्यूजन ना हो ऑडियंस में, पॉजिटिव डज नॉट मीन गुड। पॉजिटिव मीन्स के जो ब्रेन का एबनॉर्मली जो बिहेवियर आ रहा है, जो एक्स्ट्रा बिहेवियर आ रहा है, एडेड बिहेवियर आ रहा है, उनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कह रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव सिम्टम्स के ब्रेन की एक्टिविटी में कोई कमी आ रही है, कोई माइनस हो रही है चीज़, तो वो नेगेटिव सिम्टम्स कहलाते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोबारा से मिस मरियम आपको जी, क्वेश्चन करूँगा कि हाँ ये जी, जो स्किज़ोफ्रेनिया है, या ये पाकिस्तान में कितना कॉमन है? मतलब हमने तो इसका नाम तो सुना हुआ है स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन कितने घरों में ये पेशेंट्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? कितने डायग्नोस्ड केसेस हैं, कितने अनडायग्नोस्ड केसेस हैं? मतलब डायग्नोस्ड का तो फिर भी हम स्टैट्स से कुछ बता सकते हैं, या अनडायग्नोस्ड केसेस तो आई डोंट नो कि कितने ज़्यादा होंगे। हाँ जी। ग्लोबली अगर हम देखें तो 1% इसका जो है प्रेवलेंस रेट है कि 1 in every 100 might have schizophrenia. But if we see in Pakistan, तो over 2 million people they suffer from schizophrenia, और मिलियंस ऑफ अदर पीपल आर सफरिंग, लेकिन वो अंडर रिपोर्टेड है, हमें नहीं पता कि और कितने लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है 2 मिलियन से भी ज़्यादा हो, क्योंकि कई दफ़ा मिसडाइग्नोज भी हो जाती हैं चीज़ें, तो रफली अराउंड 2 मिलियन। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल स्टैट्स को देखें, जहाँ पे जेंडर डिफरेंस आ जाता है, तो मेन आर मोर वल्नरेबल टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया, और वो बहुत हल्की सी, slightly. हाँ, अ वेरी स्लाइट इंक्रीज इन द रेशो। यानी कि समझें अगर फॉर वुमेन इट्स 1% ग्लोबली एंड इवन इन पाकिस्तान, तो मर्दों में तकरीबन 1.3 1.4% उसका प्रेवलेंस रेट है, बिल्कुल। बहुत स्लाइटली, बहुत हल्का सा इंक्रीज है उसके अंदर। अगर हम ऑनसेट की बात करें, यानी कि कब ये डेवलप होना शुरू होता है, तो किस एज में? हाँ, किस एज में शुरू होता है, और उसमें भी हमें जेंडर वाइज जो है डिफरेंस नज़र आता है। तो उसमें ये है कि जो बॉयज़ हैं या जो मर्द हैं, उनका हमें थोड़ा सा अर्ली ऑनसेट नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कों के अंदर हमें नज़र आता है कि 14 ऑनवर्ड्स रफली, अगर उसको स्ट्रेच करें तो 16 18, 18। हाँ, से 25 की एज के बिटवीन हम देखते हैं कि लड़कों में जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स, जो जसपाल साहब ने पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स, वो हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक फुल ब्लोन जो है एक्टिव फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है। अब लड़कियों की अगर हम बात करें तो दैट इज़ रफली अराउंड, थोड़ा सा वो लेट है कि 25 to 35 की एज रेंज में हमें नज़र आता है कि कई लड़कियां जो हैं वो एक्टिव फेज में चली जाती हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद ऐसा भी पीरियड आ सकता है कि देर परफेक्टली फाइन इन बिटवीन, और नॉर्मल एक लाइफ गुजरी, और फिर 45 के बाद एकदम से जो है सिवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर इट टेक्स प्लेस, के बहुत ज़्यादा अब जी सवेयर हो गया है, और वो बहुत एक्सट्रीम फिर जो है एक्टिव फेज में चली जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ट्रीटमेंट के हवाले से भी देखें, तो जो लड़कियां हैं वो या ख़वातीन हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और ज़रा थोड़ा सा प्रोग्नोसिस उनका क्विक, अच्छा हाँ, रहता है। प्रोग्नोसिस प्रेवलेंस, से मुराद है कि जो एग्जैक्टली, डिजीज़ डेवलप हो गई है, तो उसको जब ट्रीट किया जाता है तो दे या, आर मोर रिलेटिवली बेहतर उनके नताइज आगे आते हाँ, हैं कि वो जो डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है, उससे रिकवर जल्दी हो सकती है। exactly. So like I said कि women they present with more positive पॉजिटिव symptoms, सिम्टम्स। जो कि दवाई आप देते हो जब, तो वो फ़ौरन जो है वो ठीक होने लग जाते हैं। कुछ हफ्तों में हमें रिजल्ट्स नज़र आते हैं। बिल्कुल। जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो कि होने, मतलब कोई नॉर्मल फंक्शनिंग में है और वो सारी चीज़ें कर रहे होना चाहिए उस इंसान को, वो नहीं कर रहा होता, वो मर्दों में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन है, सोशल विड्रॉल है, आइसोलेशन हो आइसोलेशन है, गया। फ्लैट इफ़ेक्ट है, वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस पे जो है टाइम लगता है। सो
ये रफली आप समझ लें कि तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हमें नज़र आते हैं जेंडर वाइज और ट्रीटमेंट वाइज, बिल्कुल। कि ख़वातीन कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं ट्रीटमेंट को और मर्द कैसे करते हैं. सो या ग्लोबली एंड इवन इन पाकिस्तान इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हैं, बट यू कुड से दे आर अंडर रिपोर्टेड एंड मैनी पीपल might be suffering from schizophrenia, और कई दफ़ा तो इट्स ऑफ सच अ माइल्ड severity कि वो पता भी नहीं चलता. या हमारे यहाँ पे जो है, क्योंकि काफ़ी कल्चरल हाँ बैकग्राउंड इस तरह का कल्चरल है। भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत सारे और तरीके भी अपनाते हैं. जैसे a lot of the times किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, उसको दवाई की ज़रूरत है तो वो दम कर लेंगे या कोई हकीम के पास ले जाएंगे. एंड इफ़ द ये द बिलीफ होना प्रॉब्लम, कि जिन या शिमर गए हैं, जिन जिन्नात आ है गए या क्या हैं। है. सो नाउ इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वी डोंट डिस्करेज इट, बट वी आल्सो से कि भाई दवाई लें. यस, कल्चरल बिलीफ्स को हम टारगेट नहीं करते, या उन पे बात करते हैं कि आपके बिलीफ्स ठीक हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन जो इलाज है, जो या साइंटिफिक अप्रोच है, वो हम चलते तो रहने चाहिए. उसको चलाएंगे, और उसको चलाना ही एक रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल. तो ये इस इधर से हम आगाज़ करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट का, जसवाल साहब, जो आपका एक कह लें कि फोर्टे है, टॉपिक ऑफ आपकी स्ट्रेंथ है, कि क्या मिथ्स हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या गलत फहमियाँ हैं रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स, रिगार्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया, जो अभी भी इन 2025 पाकिस्तान में कॉमन है, ग्लोबली कॉमन है, जिनकी वजह से इलाज में एक तो डिले आ जाता है, और दूसरा काफ़ी हद तक ख़राबी आना शुरू हो जाती है कि पेशेंट और फैमिली समझती हैं कि दम से काम चल जाएगा, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और जब पेशेंट ठीक हो गया तो मेडिकेशन छोड़ सकते हैं. इस तरह के ये तो कुछ मेजर मेजर हो गए हैं मिथ्स. तो आपके ख़्याल में और क्या है इस तरह के मिथ्स जिनसे पेशेंट और उनकी फैमिली काफ़ी अफेक्ट होती हैं? जी बिल्कुल, ये एक तो कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो कि इलाज को इनिशिएट करने में जो है रुकावट बनती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा यही कि पेशेंट को जो है कोई जिन या कोई भूत या कोई साया वगैरह हो गया है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है या रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है. तो ये तो मिथ जो है हमें इलाज को शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट बनती है. इसके अलावा जो जब कोई पेशेंट इलाज में आ भी जाता है, इलाज में आए, तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने सराउंडिंग से सुनते हैं. ख़ास करके स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात करें, तो ये बहुत आम सुनने को मिलती है चीज़ के जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, या वो कभी लाइफ के अंदर जो है फंक्शनल नहीं हो सकता. हालांकि ऐसा नहीं है. बहुत सारे हमारे यहाँ के विदिंग वेज से ऐसे पेशेंट हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. बिल्कुल. तो एक राइट ट्रीटमेंट के साथ जो है पेशेंट बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी के अंदर फंक्शनैलिटी को जो है वो बहाल कर सकता है. इसके अलावा ये भी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं. वो किसी के लिए जान के लिए वबा बन सकते हैं. हालांकि जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ पेशेंट होते हैं, दरअसल उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि जब वो वो सोशली विड्रॉन होते हैं, एग्जैक्टली आइसोलेटेड होते हैं, अलूफ से होते हैं, तो उनको ज़्यादा कह लें कि फ़िज़िकल अब्यूज़ का, मिसट्रीट वर्बल किया अब्यूज़ जाता का है. मिसट्रीट किया निशाना जाता बनाया है. जाता है. ख़ास तौर पे जब वो साइकोसिस की स्टेट में होते हैं तो उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसे कलमात निकलते हैं, वो अपने आप को किसी बड़ी हस्ती से, किसी ज़ात से तशबीह देते हैं या कहते हैं कि मुझे वहाँ से कोई मैसेज आता है. तो जिन लोगों को इस बीमारी का नहीं पता होता, इस मेंटल डिसऑर्डर का नहीं पता, तो वो लोग जो है उनके ऊपर जो है गुस्सा करते हैं, वो मिसट्रीट करते हैं उनको, जिसकी वजह से भी बहुत सारे हादसा जो है वो देखने में आते हैं. तो मेडिकेशन के हवाले से या डिसेबिलिटी के हवाले से कुछ पाई जाती हैं. यस. इसी तरह से जो लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन वो यही है कि इस बंदे को कोई साया हो गया है तो हम इलाज की तरफ ही नहीं बढ़ पाते. बिल्कुल. तो ये जो वो चीज़ें हैं मेडिकेशन का आपने ज़िक्र किया, उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स का और फैमिलीज़ का होता है कि ये तो ज़ॉम्बी बन गया. एग्जैक्टली आपने मेडिकेशन ऐसी दी है कि आपने पेशेंट को ज़ॉम्बी बना दिया है, कि वो चल नहीं ठीक रहा, वो बात नहीं ठीक कर रहा. लेकिन इसमें इसमें समझने की बात ये है कि जो मेडिकेशन है अभी तो एडजस्ट हो रही है इनिशियल पीरियड के अंदर, या वो उस तरह थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगा. मेडिकेशन एडजस्ट होते होते जो उनके नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, हो सकते हैं. जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हाईलाइट हो सकते हैं. अगर मेडिकेशन कम जा रही है, अगर ज़्यादा जा रही है, तो नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं. तो हमें ये सब कुछ एक साइकाइट्रिक फैसिलिटी में, एक इंडोर फैसिलिटी में देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. फिर जाके वो मेंटेनेंस डोजेज की तरफ हम लेके आते हैं पेशेंट को, कि जहाँ पे उनके सारे
जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनको रिमूव किया जाता है और नॉर्मल फंक्शनिंग को रिस्टोर किया जाता है। इसके साथ साथ ये जो सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं या किसी भी जो है साइकेट्रिक इलनेसेस के जो सिम्टम्स हैं उनको देखना उनके हवाले से फ़ौरी से जो है कहीं हेल्प सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अर्ली आप चीज़ों को समझते हुए कहीं प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो उतना ही ज़्यादा उसका प्रोग्नोसिस जो है उतना ही ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि इन बीमारियों के अंदर कोई लैब टेस्ट नहीं होता कि आप या टेस्ट करके बता दें कि इस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है या इस बंदे को फलान डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर हमें सिम्टम्स को लेके स्पेसिफिक होना और उनके हवाले से कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो उतनी जल्दी हम जो है अपने अगर रिश्तेदारों में देखते हैं या अपने घर में देखते हैं इवन, तो जो सराउंडिंग में अगर किसी लोगों को देखते हैं तो हम उनको रेफ़र कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल जो है हम उनको ले जा सकते हैं। तो ये हम सभी की ज़िम्मेदारी भी है इस हवाले से कि हम जो है इस चीज़ों इनके हवाले से आगाह हों। जितना हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके ओवरऑल जो है कॉन्शियस होते हैं, इसी तरह से अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनको भी हम जो है ट्रीट करने की तरफ बिल्कुल। आएँ। ये आपने एक अच्छा सा स्नीक पीक आपने दे दिया है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसके पीछे क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। अभी वैसे जो साइंस है इट इज़ नॉट एज मच डेवलप्ड जो बता सके कि किस वजह से ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। अभी थ्योरीज मौजूद हैं कि इन वजूहात की वजह से कुछ कंफर्म भी हो चुका है, जैसे जेनेटिक कॉज कि जीन्स के अंदर ये बीमारी आती है। या लेकिन क्या इसके पीछे टियोलॉजी है, क्या इसके पीछे साइंस है, उसको अभी एक्सप्लेन होने में थोड़ी सी देर लगेगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है, या तो व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिनसे स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। देखिए, जैसे हमने एक सेशन में पहले भी बात की थी कि कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं। सो स्किज़ोफ्रेनिया, लाइक आई सेड, इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर एंड इट्स वेरी क्रॉनिक इन नेचर। तो हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि किस वजह से जो है ये सारा कुछ होता है, बट रफली वी कैन से कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी की फैमिली में कोई दूर दादा दादी नाना नानी को कोई इस तरह के सिम्टम्स आते थे जो कि अनडायग्नोज चले गए और कभी इलाज नहीं हुआ, या फैमिली में बहुत ज़्यादा समझें कि हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, या बहुत ज़्यादा कोई फैमिली है जहाँ पे बहुत हर चीज़ को ड्रामेटिकली लिया जाता है और बहुत ज़्यादा जो है लाउड हैं किसी फैमिली के इमोशंस, तो हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि हम ये फिर कह सकते हैं कि ओके मे बी बाकी फैमिली मेम्बर्स में भी पैटर्न्स हैं, सो हो सकता है कि इनकी जीन्स में ये चीज़ मौजूद है। इसी तरह जो है ब्रेन केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ वन डिसऑर्डर जो कि पहले इंसान या कोई भी शख्स बिल्कुल ठीक चल रहा होता है और फिर एकदम से जो है हम देखते हैं कि वो जी आइसोलेशन में चला गया है और फिर रिएक्टिव फेज शुरू हो गया। अब ब्रेन केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि आपका जो ब्रेन डैमेज है वो किसी भी इंसिडेंट की वजह से जो कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में से आया या कोई ट्रॉमा, उससे जो है आपने बुरा असर लिया अपने ऊपर और आपकी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो ख़राब हो गई। अब इसके अंदर भी ऑफन टॉक अबाउट डोपामीन लेवल्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरो है डोपामिन। ट्रांसमीटर्स की हम बात करते हैं कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें ख़राबी हो जाती है और उसकी वजह से फिर बीमारियां जो हैं वो उनका आगाज़ हो जाता है और वो फिर सवेयर हो जाती हैं। अब डोपामीन के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, यानी डोपामीन एक हद से ज़्यादा जो है ब्रेन उसको यूज़ कर रहा होता है या उसकी अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे किसी भी इंसान को हेलुसिनेशंस हो रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुंह का टेस्ट ख़राब है, कोई चीज़ जो है जिस्म पे चलती हुई महसूस हो रही है, या कोई और बिलीव्स हैं उनके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई गॉडली फिगर हूँ, या मेरे पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं, मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, और इसी तरह जो है आपकी स्पीच और थिंकिंग में भी जो है वो बैलेंस नहीं लग रहा होता कि आप कभी कोई एक बात कह रहे हो और फिर आप उसको किसी और बात से मिला रहे हो जो कि आपस में उसका कोई रब्त ही नहीं बनता। इसी तरह जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से हमारी डिसीजन मेकिंग निकलती है, ब्रेन का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, माथे के पीछे वाला, जहाँ से लॉजिक और रैशनल रैशनल निकलता है, थिंकिंग। एग्जैक्टली
वो अगर उधर अंडर एक्टिविटी है, जैसे डोपामीन की तो ओवर एक्टिविटी है, अगर प्री फ्रंटल में अंडर एक्टिविटी है तो उससे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स देखते हैं कि कोई मोटिवेटेड नहीं है, या अगर किसी पहले कोई एक्टिविटी से उसको प्लेजर आता था तो अब उसको नहीं आता, या बिल्कुल ही एक्सप्रेशन लेस हो गया, ब्लैंक फ्लैट इफेक्ट है, यानी इतने एक्सप्रेशन लेस है कि आप ना बता सकते हो वो खुश है, ना बता सकते हो वो उदास है, गुस्सा चढ़ा हुआ है, यानी वो महसूस ही नहीं कर पा रहे होते। जैसे कि हम नॉर्मली जो है कोई भी इंसान बहुत एक वैरायटी ऑफ इमोशंस को जो है फील कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो नॉन वर्बल जेस्चर्स भी जो है वो वहाँ पे हमें मिसिंग दिखते हैं। इसी तरह अगर सेरोटोनिन लेवल्स के अंदर जो है वो कोई ख़राबी आ गई है, सेरोटोनिन जो है वो आपके मूड्स के थ्रू हम उसको असेस कर सकते हैं कि अगर किसी के सेरोटोनिन में कोई ख़राबी है, मोटिवेशन जो है रिवॉर्ड या पाथवेज। कि वो जो एक पुरसकून अंदर होना चाहिए यस। वो पुरसकून कैफियत नहीं है। फिर इसी तरह ग्लूटामेट है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जिसकी वजह से आपकी जो सोचें हैं वो बहुत एक फ़्लो से निकल रही होती हैं, जो कि एक बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म का फ़्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल somebody would be talking about their state of mind and then all of a sudden they might be talking about कि ये जो गाड़ी है ये मेरे पीछे जो जा रही है, ठीक है, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही है, या फॉर एग्जांपल आज मेरी जो वाइफ है उसने इस रंग की लिपस्टिक लगाई है तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि वो मेरा मर्डर करना चाहती है। सो वो जो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी हमें नज़र आती है कि कभी एक बात फिर दूसरी बात जो आपस में मिलती जुलती भी नहीं है, जो बड़े ऑड बिलीव्स हैं, वो गाबा की जो है हाइपोफंक्शनिंग की इम्बैलेंस, वजह हाँ, से। उसकी वजह से जो है हमें नज़र आता है। इसी तरह जो है अगर कोई केमिकल यूज़ करता है, ठीक है, जैसे कोई कैनबिस का बहुत इस्तेमाल करता है या निकोटीन का बहुत ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता है, तो हम तब भी देखते हैं कि साइकोसिस लाइक स्टेट में वो चला जाता है। अब साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम है साइकोसिस, जिसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स को जो है वो देखते हैं। Psychosis is not a diagnosis, हाँ, it's it a is a symptom. symptom. Exactly. It's a symptom and it's not like a disorder. Yes. और ये ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, तो उसके अंदर फिर हमें देखना पड़ता है कि अच्छा किस किस्म का ड्रग इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर कोई श्रूम्स करता है तो श्रूम्स तो आपको जो उसका हाई होता है उसको तो कहा जाता है कि ये एक एक्टिव साइकोसिस स्टेट में आप जाते हो, कि जिसको लोग इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन उसमें दे समहाउ नो के ओके दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रग। लेकिन ड्रग यूज़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है आप साइकोसिस की स्टेट में जा सकते हो। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट निकोटीन यूज़। निकोटीन को हम बिल्कुल ये समझते हैं, सिगरेट्स को, वेप्स को हम समझते हैं कि इससे तो कुछ भी नहीं Nicotine होता। pouches even. एग्जैक्टली, Bilo जो है, Yeah. Zen जो है. हाँ, कि इससे तो कुछ नहीं होता। अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो आपको ये जो है समझ आएगी उधर से कि निकोटीन का एक्सेसिव यूज़ इज़ इवन मोर हार्मफुल देन हैश या वीड। और निकोटीन जितना आपकी थॉट डिसऑर्डर्स को ट्रिगर करती है उतना जो है और कोई भी शायद ड्रग ना करता हो। तो निकोटीन को जो है हम बहुत अंडरप्ले करते हैं कि भाई इससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जो है फिर रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि अगर डेली बेसिस पे कोई इतने सिगरेट्स पीता है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है कि भाई To इसको other ये drugs as well. स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही होगा। सो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी स्लीप का ख्याल नहीं रखते, अपनी रूटीन का ख्याल नहीं रखते, आप अपनी इमोशंस का, थॉट्स का ख्याल नहीं रखते, सप्रेस करते हैं उनको, यू डोंट टॉक टू एनीबडी अबाउट व्हाट इज़ कॉजिंग सच डिस्ट्रेस, तो यू आर ऑन द वर्ज बिल्कुल. of developing very serious psychiatric illnesses. But not saying कि ये सबको होता है, even if it's in your genes you can prevent it. बिल्कुल. और बहुत सारे अपनी इसके जो सेहत है Yeah. उसी का ख्याल रखते हुए बिल्कुल you can prevent these symptoms, Exactly, these जैसे disorders. हाँ, तो हम तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और अपने व्यूअर्स की भी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसलिए हम वक्फे जो हैं, ब्रेक्स जो हैं, वो लेते रहते हैं ताकि आपको भी रिफ़्रेश होने का मौका मिले, और आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे एक छोटे से रिफ़्रेशिंग ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया। अभी तक हमने काफ़ी जो एस्पेक्ट्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो डिस्कस कर लिए हैं,
कि किस तरह ये डेवलप होता है, ये है क्या चीज़, और पाकिस्तान में कितना कॉमन है, ग्लोबली कितनी प्रेवलेंस रखता है, और जो कॉज फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। इसी से मुतल्लिक एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सेगमेंट है कि व्हाट आर द अर्ली साइंस जिनसे फैमिली मेम्बर्स, जिनसे सिबलिंग्स, जिनसे फ्रेंड्स बता सकते हैं कि पेशेंट इज़ नॉट वेल एंड इज़ पॉसिबली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स स्किज़ोफ्रेनिया। वो Yeah. क्या इलामात हैं, वो क्या रेड फ्लैग्स हैं, वो क्या जिन्हें हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि प्रोड्रोमल साइन है, Yeah. प्रोड्रोमल साइन है कि वो डिज़ीज़ डेवलप होने से पहले के क्या साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अब डिज़ीज़ की तरफ प्रोग्रेस जारी है, और अगर इसका इलाज ना किया गया, इसकी ट्रीटमेंट ना की गई, तो ये फुल फ्लेज फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ डेवलप हो जाएगी। तो मिस मरियम, जी। मे बी आप ही इसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी। अच्छा, प्रोड्रोमल पीरियड को इसके ऊपर बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी फैमिलीज़ इफ़ दे नो व्हाट प्रोड्रोमल पीरियड इज़, तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसका ऑनसेट थोड़ा लेट हो, या फिर आप कंप्लीटली उसके एक्टिव फेस को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि प्रोड्रोमल पीरियड है क्या। अब प्रोड्रोमल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसको अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो है मिसपर्सीव किया जाता है कि जी ये बस इट्स जस्ट अ फेज़, ये डिप्रेशन में गया है, ये ठीक हो जाएगा, इसकी शादी करा दो, कोई काम करा दो इसको, ठीक है, ईमो कोई फेस में चला गया है। हाँ ईमो फेज़ में चला गया तो इसको इसमें से हम निकाल लेंगे, ये खुद ही आ जाएगा, ही और शी विल ग्रो आउट ऑफ इट। लेकिन होता क्या है, वो ग्रो आउट नहीं करते। और प्रोड्रोमल फेज़ कैन लास्ट फ्रॉम डेज टू वीक्स टू मंथ्स एंड 2 Years. years एज़ वेल, कि ये बहुत देर तक चल सकता है। और आप यही इसको समझ के जी ये एक फ़ेज़ है, ये डिप्रेशन में था, ठीक है, और आप उसमें कोई ख़राब दवाइयाँ दे के या किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास भी जाके, या लॉट ऑफ द टाइम्स जो है प्रोफेशनल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग ना हो अगर, या सही बिल्कुल। हिस्ट्री ना ली हो, तो वो गलत दवाई दे मतलब अगर सकते हैं। पेशेंट जो है वो जा रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर, या इमरजेंसी में जा रहा है, या जहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स को सही तरह असेस नहीं किया जा रहा होता, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली जा रही होती, या तो काम ख़राब हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर एक डॉक्टर की तरफ से आ जाए कि कोई मसला नहीं है, हाँ तो इट कैन क्रिएट मैसिव डैमेज। एक एग्जैक्टली। प्रॉपर साइकाट्रिक एवेल्युएशन के बगैर फैमिली समझ ले कि कोई मसला नहीं है, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया या कि ये तो बेहतर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हाँ तो इट कैन एग्जैक्टली। सो मोर देन। प्रोफेशनल्स को भी बहुत केयरफुली इसको देखना चाहिए, क्योंकि प्रोड्रोमल पीरियड अगर आपको पता चल गया ये क्या है तो बड़ी बचत हो सकती है। अब उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि कोई इंसान जो प्रोड्रोमल पीरियड में जाता है तो वो एकदम से फैमिलीज़ नोटिस करती हैं कि जी ये चुप हो गया है, ये अब बातें नहीं कर रहा उस तरह से, ठीक है, और ये अपने कमरे में रहना प्रेफर करता है, सोशली बड़ा विड्रॉन है, इसको अब हमसे भी बात करते हुए जो है प्रॉब्लम होती है, या वो करना नहीं चाहता, ठीक है। और इसी तरह जो है दोस्तों के साथ भी अगर वो मिलता था तो अब वो नहीं मिलता, और स्कूल के अंदर जो है उसका एजुकेशनली भी जो है वो डाउन हो रहा है, डिसफंक्शनैलिटी प्रोफेशनली भी आ रही है, और बस दूर दूर हो रहा है सबसे, ठीक है। अब ये वो वाला फेज़ है जिसको सो मेनी पीपल विल से कि अच्छा ये डिप्रेशन है, लेकिन असल में क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया है। वो एक स्प्लिट जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि जी वो स्प्लिट अब यहाँ पे हमें नज़र आती है कि उसकी डेवलपमेंट है। इसी तरह एक्सप्रेशन लेस हो जाना जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि फ्लैट इफ़ेक्ट हो जाता है। आप देखते हो कि कोई भी जो है अगर प्रोड्रोमल फेज़ में है शख्स, तो उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे किसी एक नॉर्मल इंसान के जो हैं वो होने चाहिए हैं। इसी तरह जो है स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं कि रातों को जाग रहा है, ठीक है, और सो नहीं रहा, नींद नहीं पूरी हो रही है। हाइजीन जो है वो बहुत पुअर हो जाती है ऐसे लोगों की जो प्रोड्रोमल फेज़ में होते हैं। दे स्टॉप showering, they stop taking care of themselves, they stop doing what used to give them pleasure. और जो नेगेटिव सिम्टम्स की जो हम बात कर रहे थे वो थोड़े यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं कि उससे मिलते जुलते जो हैं। अब हो सकता है कि कभी बीच में वो ठीक हो जाए, हो सकता है कि दोबारा वो आइसोलेशन में चला जाए, हो सकता है कि कुछ अरसा जो है वो इसी में रहे और फिर एकदम से जो है एक्टिव फेज़ आ जाएगा। अब एक्टिव फेज़ से हमारा मतलब ये है कि जी हलूसिनेशंस पॉजिटिव रिपोर्ट जो हो गए, सिम्टम्स हैं हाँ उनकी। पॉजिटिव सिम्टम्स आ गए जिसमें यू सी
कि वो खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, या वो डिलूजन्स के साथ है, या उसकी जो स्पीच है वो बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो आपस में मिलती जुलती नहीं है। सो अगर फैमिली जो है, ये फैमिली के ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप पेशेंट से या जो भी शख्स है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के प्रोड्रोमल फेज़ में है, उसको नहीं लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, वो शायद आपको ये भी ना बताए, कोई नेगेटिव चीज़ भी ना बताए, वो बस ये कहे कि जी मेरा दिल नहीं लगता, या आई प्रेफर माई ओन कंपनी। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन के कोई बिल्कुल अकेला या इंट्रोवर्टेड है, और कोई जो है अब प्रोड्रोमल से जो है अचानक एक्टिव फेज़ में जाएगा। बिल्कुल। जी। तो ये तो हो गए कुछ अर्ली साइंस जिनसे फैमिली बता सकती है, फ्रेंड्स बता सकते हैं कि उनका क्लोज्ड वन, उनका लव्ड वन किसी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, या स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है। तो ये तो हो गया, हमने डायग्नोसिस बना लिया। या हम क्राइटेरिया की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि जब हमने बात कर ली है कि स्किज़ोफ्रेनिया आ गया है, तो जसपाल साहब ये ट्रीटमेंट हम फिर कैसे उनका स्टार्ट करेंगे एक पेशेंट का जिसको हमने डायग्नोज किया है कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है मेडिकेशन। सबसे पहले जो मेडिकेशन के ज़रिए ये इलाज जो है वो शुरू होता है इस बीमारी का, जिसके अंदर डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं। और इसके साथ साथ फिर जो है जैसे पेशेंट के अंदर रिसेप्टिविटी को आती है, या अगर पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोसिस की स्टेट में है, तो जब तक साइकोसिस सेटल डाउन नहीं हो जाता तब तक जो थेरेपी जो है काउंसलिंग वो इफेक्टिव नहीं रहती। तो पहले तो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट शुरू होता है, और पेशेंट जैसे ही स्टेबिलिटी की तक पहुंचता है तो उसके बाद फिर काउंसलिंग अपना रोल प्ले करती है, जिसके अंदर सीबीटी जो है वो बहुत अहम है। कि पेशेंट जैसे डिलूजनल थॉट्स के साथ होता है, तो उन इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट के साथ रिप्लेस करने के लिए फिर काउंसलिंग के अंदर उसको लाया जाता है। सोशल ट्रेनिंग जो है वो पेशेंट को दी जाती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन जो है उसके हवाले से कुछ पेशेंट को टास्क जो है वो दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से पेशेंट को दोबारा से उसकी ज़िंदगी में बहाली की तरफ जो है वो लाया जाता है। बेसिकली जितने भी वो सिम्टम्स हैं हम उनको देखना शुरू कर दें, तो हमने उनको ही ठीक करना है। जो साइको थेरेपी हो रही है, जो सीबीटी हो रही है, वो डिल्यूशंस के लिए हो रही है, फिर सोशल विड्रॉन के लिए हो रही है, फिर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, फ्लैट मूड है, फ्लैट एक्सप्रेशन है, तो सोशल ट्रेनिंग हो रही है, रीट्रेनिंग हो रही है। तो जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उनको ही हमने ठीक करने की तरफ जाना है। पहले हम वो हेल्प लेते हैं विद द मेडिकेशन, एंटीसाइकोटिक्स। काफ़ी हद तक हम जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी स्मॉलर डोजेज में हम एंटी डिप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ लेफ्ट टू द ओपिनियन, टू द रिकमेंडेशन ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट कि पेशेंट को अगर प्रोलॉन्ग्ड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और रेजिस्टेंट हैं, बेहतर नहीं हो रहे, तो तब एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं। इसमें मसला ये आ जाता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उन्होंने डोपामिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करना है। डोपामिन के लेवल्स इंक्रीज़ होंगे तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव सिम्टम्स आने का ख़दशा होता है। तो इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करके हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल, हॉस्पिटलाइजेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर कि बिल्कुल। पेशेंट जो है वो हर वक्त जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में हो, या और ये सारे सिम्टम मेडिकेशन से आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते हैं, फिर काउंसलिंग वो इसके अंदर रोल प्ले करती है। तो इसी तरह से यानी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के ज़रिए हम जो है पेशेंट को लेके चलते हैं, और उसी से फिर जो नताइज वो सामने आते हैं। बिल्कुल, ये तो पार्ट हो गया पेशेंट पे हमने काम कर लिया। या सेकंड पार्ट जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट द पेशेंट दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम योर डिजीज़, फ्रॉम दिस डिजीज़ स्किज़ोफ्रेनिया से पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो उन पे क्या काम करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो जब भी किसी भी डिसऑर्डर के साथ कोई पेशेंट होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी पूरी फैमिली के लिए ही वो बहुत एक गम का समा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इस तरह के पेशेंट के साथ जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे होते हैं उनके अपने भी काफ़ी ज़्यादा मूड के चैलेंजेस चैलेंजेस जो है होते वो हैं। आते हैं, स्ट्रेस हर वक्त रहता है उनको। तो उनकी भी हेल्थ की बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस। जेनेटिक मेकअप तो उनका भी वही है या जो पेशेंट का है, वेरी ट्रू। जो उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर हो गई, सिबलिंग्स हो गए, तो किसी ना किसी हद तक वो स्पेक्ट्रम वाली बात जो मैं आपने की, जी। तो किसी ना किसी स्पेक्ट्रम में दे ऑल्सो लाई। हो सकता है कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए। या बिल्कुल, ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी जो है किसी न किसी तरह की मेडिकेशन फिर जो है स्टार्ट करनी पड़ती है, चाहे वो एनजाइटी के लिए हो या डिप्रेशन के लिए हो। सो डिपेंड करता है कि किस स्टेट के अंदर वो हैं।
तो फैमिली को एजुकेट करना जो है वो बहुत अहम है इसके अंदर, कि फैमिली को ये बताया जाए कि ये जो कंडीशन है पेशेंट की, ये डिज़ीज़ है, और जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप पेशेंट के लिए जो है कुछ इफ़ेक्टिव कदम जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हुँ, जब फैमिली अंडरस्टैंड करना शुरू करेगी तो पेशेंट को देखने का उनका नज़रिया बदलेगा, हुँ, और जब वो नज़रिया बदलेगा तो वो डेफ़िनेटली वो ख़ुद भी एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड के साथ उनके साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा से इस्तवार जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स के हवाले से जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं आमतौर पे मिसकंसेप्शंस, वो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा करती हुँ, हैं। तो बाद दफ़ा फैमिली को एक दो सेशन में अगर समझ आ भी जाए तो कुछ सेशन गुजरने के बाद फैमिली भी जो है रिलैप्स कर जाती हुँ, है। वेरी पुराने ट्रू। पैटर्न्स पे चली जाती है। एग्जैक्टली अपनी समझ बूझ के एतबार से फैमिली भी रिलैप्स कर जाती हुँ, है, पुराने पैटर्न्स पे आ जाती है। वही जो डायलॉग्स हैं जिस तरह से पहले फैमिली कर रही होती है पहले पेशेंट से, वास्ते वगैरह देना, कस्में वगैरह देना, या ये इस तरह से, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनको हम बताते हैं कि एक मेडिकल कंडीशन है, और इसके अंदर जो मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जिन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप पेशेंट से बात करेंगे, तो जो रिकमेंड किया जाता है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ही नतीजे है वो निकल पाएंगे। तो फैमिली को एजुकेट करना और फैमिली को उनके रोल के हवाले से बताना, उनकी जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको आगाह करना, ये सारी चीज़ें जो है ये अप्रोच रहती हैं काउंसलर की, कि वो उसकी ड्यूटी के अंदर है ये सारी चीज़ें शामिल, कि वो फैमिली को भी साथ साथ जो है इस पे एजुकेट करे। और आने जब पेशेंट अगर कोई इंडोर में है पेशेंट, तो जब आउटडोर के अंदर जाएगा तो आउटडोर के अंदर क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं जो आ सकते हुँ, हैं, उनके हवाले से पहले ही फैमिली को प्रिपेयर करे। बिल्कुल, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए, एक साइकेट्रिस्ट के लिए बाज़ दफ़ा ये कहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये क्रॉनिक डिज़ीज़ है। बिल्कुल। तो क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जिन जो लाइफ टाइम पेशेंट के साथ जो है वो चलती हैं, हुँ, लेकिन अगर हम उनको अच्छे से इफ़ेक्टिवली मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर हमारी एनर्जीज उतनी नहीं लगती, हम बहुत खुश असलूबी से बड़े अच्छे तरीके से उनको डील करना सीख लेते हैं। तो इसलिए फैमिली का ट्रेनिंग में आना और हुँ, लर्न करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आई थिंक हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। एक आखिरी पॉइंट रह गया है कि क्या वो कुछ बातें हैं जो फैमिली को ज़्यादातर अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है रिगार्डिंग डिसऑर्डर के। एक तो आपने बता दिया ना कि रिलैप्स अपना ना होने दें, पुरानी बातों पे ना जाएं, जो न्यू बिलीव्स आपने समझे हैं फ्रॉम साइंस, साइंटिफिक नॉलेज, एविडेंस बेस्ड नॉलेज, तो उनको कह लें कि उन पे ही आप काम करें, इंस्टेड कि आप अपने पुराने ख़्यालात पे, अपने मिथ्स पे वापसी करें। तो इसके अलावा क्या आप एडवाइस करेंगे फैमिलीज़ को? इसके अलावा जो पेशेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, कि Yeah, जब यू हैव good टू बी one. पेशेंट विद अ पेशेंट। एग्जैक्टली Yeah. सो पेशेंस जो है वो फैमिली को जो है वो मेंटेन रखनी है इस सारे प्रोसेस के अंदर, कि डेफिनेटली वो भी पेन में है, पेशेंट भी हुँ, पेन में है, तो जो राइट वे है हेल्प करने का, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, तो उनको हुँ, फॉलो करके ही ये जो सारा सफ़र है उसको वो आसान बना सकते हैं। तो बिल्कुल। पेशेंस जो ये कीवर्ड है फैमिलीज़ के लिए कि इसको वो लाजमी मेंटेन रखें। अच्छा, मैं एंड करूँगा अपना आज का शो, यू आस्क्ड फॉर इट, ऑन दिस नोट कि स्किज़ोफ्रेनिया कोई कर्स नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कोई अज़ियत नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिज़ीज़ है जिसका इलाज इन 21st सेंचुरी मौजूद है। तो उस इलाज की तरफ आने की कोशिश करें। वो जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो माहिरीन नफ्सियात हैं, जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का आइडिया है, जिन्हें DSM-5 के क्राइटेरिया का आइडिया है, उनसे रिव्यू करवाएं, उनसे इवैल्यूएशन करवाएं, उनसे अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, और इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को Yeah. इंक्रीज़ करें। और एजुकेशन कौन सी वाली? एजुकेशन साइंस रिलेटेड, एजुकेशन एविडेंस बेस्ड। Hmm. जो कॉमन मिथ्स हैं, कॉमन नॉलेज है, उसको साइड पे रख के, जो घर में बातें होती हैं, जो मोहल्लों में बातें होती हैं, उनको साइड पे रख के आप जाएं, गूगल करें। सबके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो हम सर्च कर सकते हैं ये क्या मसला क्या आ रहा है पेशेंट के साथ, ये क्या स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, किस तरह इसको डेवलप इंक्रीज़ होने में मदद मिलती है, क्या वो पेट कह लें रेड फ्लैग्स हैं, क्या वो पेट मिस्टेक्स हैं जो एक फैमिली कर रही है जिसकी वजह से डिज़ीज़ बेहतर होने के बजाय Hmm. खराबी की तरफ जा रही है। तो एजुकेट योर सेल्फ्स और अदर्स भी जो आपके साथ मौजूद हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और
ये जो स्टिग्मा है अराउंड मेंटल डिसऑर्डर्स, अराउंड स्किज़ोफ्रेनिया, इसको रिमूव करने की तरफ चलें। हम भी अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश होते हैं इसी एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, इसी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से, जो आपकी खिदमत में रोज़ाना डेली बेसिस पे प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हम कल भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे विद आवर न्यू टॉपिक, और दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।